अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है विदाउट क्वेश्चन आंसर। यानी ये जो हमारा चैप्टर है इसको हमने 3 लेक्चर के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले लेक्चर के अंदर हमने इसकी थीम और जो ट्रांसलेशन है उसको समझ लिया है। ये अब हमारा दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम इसका एक्सरसाइज बुक वर्क सॉल्व करेंगे, ग्लोसरी एमसीक्यूज वगैरह और जो ब्लैंक्स पड़े हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा लेक्चर होगा जिसमें हमने इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। पहला वर्ड है हमारा एंजल वर्म। इसका जो मीनिंग्स हैं, ये जो हमारी ग्लोसरी होती है, ये जो हमारा एमसीक्यूज का पोर्शन आता है उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि रेलिवेंट वर्ड उसके अंदर पूछे जाते हैं। एंजल वर्म अनदर टर्म फॉर एन अर्थवर्म कॉमनली यूज इन द 19th सेंचुरी। ये वो कहता है कि ये जो हशरात हैं इनकी एक किस्म है, कॉमनली यूज इन द 19th सेंचुरी। ये 19वीं सदी के अंदर इसका इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद बीड्स हैं। बीड्स मोती को कहते हैं, मनके को कहते हैं, या जो तस्बीह का जिसे हम दाना समझते हैं वो बीड्स होता है। अ स्मॉल पीस ऑफ ग्लास वुड एटसेट्रा with a hole through it that can be put on a string with others of the same type and worn as jewelry, etc. A small piece of glass or wood, शीशे या लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, with a hole through it, जिसके अंदर एक सुराख होता है, that can be put on a string, जिसको एक लड़ी में परोया जा सकता है, with others of the same type and worn as jewelry, etc. पुट ऑन अ स्ट्रिंग विद अदर्स ऑफ द सेम टाइप, यानी कि उसी तरह के दूसरों को भी उस लड़ी में परो सकते हैं। एंड वन एज ज्वेलरी एट्सेट्रा, जैसे कि हम वो ज्वेलरी होती हैं पहनते हैं और लड़ी के अंदर जो मन के परोए हुए होते हैं तो उनको बीड्स कहा जाता है। काशियस, बीइंग केयरफुल अबाउट व्हाट यू से आर डू, स्पेशली टुवर्ड डेंजर आर मिस्टेक्स, नॉट टेकिंग एनी रिस्क। काशियस के मानी होते हैं मुहतात या खबरदार। बीइंग केयरफुल अबाउट व्हाट यू से आर डू, यानी कि उस चीज़ के मुतल्लिक मुहतात होना जो आप कह रहे हैं या कर रहे हैं। स्पेशली टू अवॉइड डेंजर आर मिस्टेक्स, ख़ास तौर पर टू अवॉइड डेंजर, ख़तरे से बचने के लिए, आर मिस्टेक्स या गलतियों से, ख़ास तौर पर गलतियों और ख़तरे से बचने के लिए मुहतात होना। नॉट टेकिंग एनी रिस्क, किसी ख़तरे को मूल ना लेना, ये उसके मीनिंग्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद अगला वर्ड है स्टूडेंट हमारा कन्वीनियंट। कन्वीनियंट के मीनिंग्स होते हैं आसान या मौजू। यूजफुल, इजी आर क्विक्स टू डू, नॉट काजिंग प्रॉब्लम्स। यूजफुल मुफीद या करामत, इजी आर क्विक्स टू डू आसान और या क्विक्स टू डू यानी करने के लिए कोई जल्दी काम, नॉट काजिंग प्रॉब्लम्स जो कि मसाइल की वजह ना बने। उसके बाद है ड्यू। ड्यू कहते हैं स्टूडेंट शबनम। शबनम के जो कतरे होते हैं उनको ड्यू कहा जाता है। जो शबनम गिरती है रात के वक्त पौधों के ऊपर, तो पौधों के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पानी के जो कतरे बन जाते हैं, सुबह को हमें जो नज़र आ रहे होते हैं फूलों के पौधे या इस तरह के, तो जो पानी के कतरे नज़र आ रहे होते हैं उन कतरों को कहते हैं ड्यू, यानी शबनम के कतरे। द वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड एटसेट्रा ड्यूरिंग द नाइट। द वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे से कतरे, दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के ऊपर बनते हैं, एटसेट्रा ड्यूरिंग द नाइट, रात के वक्त, जो रात के वक्त ग्राउंड के ऊपर बनते हैं, पानी के जो छोटे से कतरे घास के ऊपर जो हमें नज़र आ रहे होते हैं उनको ड्यू कहते हैं। उसके बाद ओर्स। ओर्स मीन स्टूडेंट चप्पू, जो कश्ती चलाने के लिए चप्पू यूज़ होता है, जो एक लकड़ी का एक डंडा होता है और उसके आगे थोड़ा सा एक फट्टा लगा हुआ होता है, उससे कहते हैं ओर्स, चप्पू। A long pole with a flat part at one end that is used for rowing a boat. A long pole, एक लंबा सा पोल विद अ फ्लैट पार्ट, और उसके साथ एक फ्लैट पार्ट होता है, लकड़ी का एक दस्ता लगा हुआ होता है, एट वन एंड, एक सिरे के ऊपर, दैट इज यूज फॉर रोइंग अ बोट, जो कि बोट को, कश्ती को रोइंग करने के लिए, आगे धकेलने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे उर्ज कहते हैं, चप्पू। अगला वर्ड है हमारा स्टूडेंट प्लाशलेस। प्लाशलेस के मीनिंग्स होते हैं छींटे उड़ाए बगैर, यानी कि किसी ऐसी चीज़ का उड़ना
या सफ़र करना जो छींटे ना उड़ाए। छींटे से मुराद है पानी के छींटे या शबनम के छींटे। तो वो कहते हैं एन ओल्ड फैशन वर्ड मीनिंग विदाउट स्प्लैशिंग यूज टू डिस्क्राइब द साइलेंट ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ द बर्ड इन फ्लाइट। एन ओल्ड फैशन वर्ड मीनिंग विदाउट स्प्लैश, कि वो कह रहा है कि ये जो प्लाशलेस का वर्ड है ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है, यानी कि पुराना लफ्ज है जिसके मैंने स्प्लैशिंग के बगैर यानी कि छींटों के बगैर यूज टू डिस्क्राइब द साइलेंट। और ये इस्तेमाल किस लिए होता है? ये इसलिए कि खामोशी को बयान करने के लिए, खामोशी के मुजाहरे के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ द बर्ड इन फ्लाइट, ग्रेसफुल मूवमेंट, ग्रेसफुल अजीम शानदार हरकत जो होती है किसी परिंदे की उड़ने के दौरान, उसके लिए ये यूज होता है प्लाशलेस का वर्ड। अगला वर्ड है हमारा स्टूडेंट सीम। सीम कहते हैं लकीर को, यानी कि जब कोई परिंदा सीधी एक लकीर के अंदाज में सीधा उड़ता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है सीम। अलांग, अलाइन अलांग विच टू एजेस ऑफ क्लॉथ एटसेट्रा आर जॉइंड आर स्यून टुगेदर। अलाइन एक लकीर, अलांग विच टू एजेस ऑफ क्लॉथ जो दोनों तरफ से कपड़े के टुकड़ों के साथ एज्ड होती है उसको कहते हैं सीम। आर जॉइंड आर स्यून टुगेदर जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, आर या स्यून टुगेदर इकट्ठी सिली हुई होती हैं। यानी कि कपड़े के दो टुकड़े लें, उनको दरमियान से सिलाई कर दें, तो वो जो दरमियान वाली लाइन है जिसको सिलाई किया गया है उसको कहते हैं सीम यानी लकीर। उस लकीर के लिए लफ्ज़ सीम यूज़ होता है। जैसे कि हमने पीछे पोइम के अंदर पढ़ा है कि वो जो परिंदा था वो सीधी लकीर के अंदर उड़ रहा था, उड़ान भर रहा था, तो ये उसी लकीर को यानी कि सीधी लकीर के अंदर जाना, आगे सीधा जाना, उसको कहते हैं सीउन। आखिरी हमारा वर्ड है वेलवेट। वेलवेट मीन्स मखमली, a type of cloth made from silk, cotton or nylon with a thick soft surface। a type of cloth कपड़े की एक किस्म है, made from silk जो कि सिल्क जिसे हम रेशम कहते हैं, रेशम के कीड़ों से बनाई गई, वो रेशम से बनाई गई कपड़े की किस्म है वेलवेट। कॉटन कपास और नायलॉन या उसकी किस्म है विद अ थिक सॉफ्ट सरफेस, और जिसकी जो सरफेस होती है वो थिफ होती है, गाढ़ी होती है, सॉफ्ट मुलायम होती है, और ये उसके लिए यूज होता है वेलवेट। यानी कि इस किस्म का कपड़ा जो कि सिल्क हो, कॉटन हो या नायलॉन हो और थिक और सॉफ्ट हो। तो स्टूडेंट इसके बाद ग्लोसरी कंप्लीट करने के बाद हमारे एमसीक्यूज का पोर्शन आता है, उसको देखते हैं। व्हाट इज द बर्ड्स इनिशियल एक्शन, जो परिंदा है उसका पहला काम कौन सा है। व्हेन इट कम्स डाउन द वॉक, जब वो चलने वाले रास्ते के ऊपर आता है, यानी कि जो शायरा जा रही है जब वो उसके रास्ते के ऊपर उतरता है तो वो पहला काम कौन सा करता है। इसके चार ऑप्शन है। इट ड्रिंक्स फ्रॉम अ पडल, ये उस पडल से पानी पीता है, पटड़ी से। इट बाइट्स एन एंजल वर्म इन हाफ, ये एक कैंचवे को दो टुकड़े करके खा जाता है। नंबर सी है इट फ्लाइज अवे, ये उड़ जाता है, दूर चला जाता है। इट हाफ्स टू अ वॉल, ये दीवार के ऊपर फुदकता है या चढ़ने की कोशिश करता है। तो हमने पोइम के अंदर पढ़ रखा है कि जब ये रास्ते के ऊपर परिंदा उड़ता है तो ये एक कैंचवे को दो हिस्सों के अंदर तोड़ता है और उसको खा जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हुआ इट बाइट्स एंड एंजल वर्म इन हाफ, ये एक बाइट्स को एंजल वर्म को, कैंचवे को हाफ से तोड़ता है और फिर उसको खा जाता है। नंबर टू है हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द बर्ड्स आई। हाउ डज द स्पीकर, जो स्पीकर है वो किस तरह बयान करता है द बर्ड्स आई, परिंदे की आंखों को। स्पीकर परिंदे की आंखों को किस तरह बयान करता है। ब्राइट एज द सन, इतनी चमकदार जैसा कि सूरज चमक रहा है। लाइक स्पार्कलिंग जेव्स, लाइक स्पार्कलिंग चमकते हुई जवाहरात की तरह। लाइक फ्राइटेंड बीड्स, खौफ ज़दा मोतियों की तरह। एज काम एंड सीरीन, बिल्कुल पुरसकून और आरामदेह। तो जो स्पीकर है परिंदे की आंखों को जो बयान करता है वो कहता है कि ये इस तरह चमक रही हैं जैसा कि खौफ ज़दा मोती, लाइक फ्राइट एंड बीड्स। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने टिक करना है लाइक फ्राइट एंड बीड्स। उसके बाद नंबर 3 है, वो कहता है व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर द स्पीकर ऑफर्स इट अ कम्ब। व्हाट डज द बर्ड डू,
परिंदा क्या करता है आफ्टर द स्पीकर ऑफर इट अ क्रम्ब, जब उससे स्पीकर जो है रोटी का टुकड़ा देता है। जब स्पीकर यानी कि शायरा उसे रोटी का टुकड़ा पेश करती है, ऑफर करती है, तो परिंदा उसके ऊपर क्या करता है, ईट्स द क्रम्ब, उस रोटी के टुकड़े को खा जाता है, फ्लाइज अवे, उड़ जाता है, सिंग्स अ सॉन्ग, गाना गाने लगता है, होप्स क्लोजर टू द स्पीकर, वो स्पीकर के करीब होने के लिए फुदकता है, जंप लगाता है। तो हमने पढ़ा था कि जब शायरा उसे रोटी का टुकड़ा पेश करती है तो वो भाग जाता है डर के, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, फ्लाइज अवे, वो चला जाता है, उड़ जाता है। नंबर 4 है, द बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर टू, जो बर्ड्स की फ्लाइट है, उड़ान है परिंदे की, इज कंपेयर टू, उसका मवाजना किया गया है, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, उन पत्तों से जो कि दरख्त से गिर रही हैं, वेव्स क्रशिंग ऑन द शोर, उन लहरों से जो कि समंदर के साथ क्रश कर रही हैं, वेव्स क्रशिंग ऑन द शोर, जो कि सहले समंदर से क्रश हो रही हैं, ओर्स डिवाइडिंग द ओशन, उन चप्पुओं से जो कि समंदर को डिवाइड कर रहे हैं, उस हवा से जिसके ज़रिए दरख्त हिल चुल रही हैं, तो उससे इसको कंपेयर किया गया है। तो हमने पढ़ा है कि द बर्ड्स फ्लाइट इज़ कंपेयर टू ओर्स डिवाइडिंग द ओशन, परिंदे की उड़ान को उन चप्पुओं से कंपेयर किया गया है जो समंदर को डिवाइड कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, सी पोर्शन, ये हमारा राइट पोर्शन है, इसके ऊपर आपने टिक करना है। उसके बाद नंबर 5 है, व्हाट इज़ द टून ऑफ द पोएम, जो नज़म है हमारी उसका टून क्या है, टून से मुराद है उसका मरकज़ क्या है, उसका लहजा क्या है। जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी, जॉयफुल खुशी और सेलिब्रेटरी यानी कि मनाना, टेंस एंड सस्पेंसफुल, टेंस एंड सस्पेंसफुल यानी कि सस्पेंस वाली, और टेंस यानी कि खिंची हुई, काम एंड रिफ्लेक्टिव, गौर व फिक्र से भरपूर और पुरसकून, एंग्री एंड रिजेंटफुल, नाराज़ और रंजिश से भरपूर। तो हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ द टून ऑफ द पोएम, कि जो हमारी नज़म का लहजा है, टून है, वो काम और रिफ्लेक्टिव है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, काम एंड रिफ्लेक्टिव, इसके ऊपर आपने टिक करना है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा सी पोर्शन है, वो कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द काज एंड इफेक्ट। वो कहते हैं फॉलोइंग जो सेंटेंस दिए हुए हैं दो, इनको आप पढ़ें और इनकी काज, वजह और इफेक्ट, तासुर इनका हमें बताएं। द बर्ड होप्ड साइडवाइज टू द वॉल, परिंदा दीवार के उस पार फुदका, टू लेट द बीटल पास, ताकि उस भौरे को रास्ता दे दे। इसका काज क्या है, द काज जो है हमारा, द बीटल वाज पासिंग एंड बर्ड वांटेड टू मेक वे फॉर इट। द बीटल वाज पासिंग, वो भौरा गुजरना चाहता था, वो जो छोटा परिंदा जिसे हमने भौरा कहा था, बीटल, वो गुजरना चाहता था, एंड बर्ड वांटेड टू मेक वे फॉर इट, और जो हमारा जो परिंदा था वो भी चाहता था कि ये यहाँ से गुजर जाए। ये हमारा काज है, इस वजह। उसके बाद होते हैं इफेक्ट, इसका असर क्या है। द बर्ड होप्ड साइडवाइज टू द वॉल, उस भौरे के गुजरने की जो रीज़न बनी, उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो परिंदा था उसको दीवार के उस पार फुदकना पड़ गया, या उसके दीवार के उस पार जंप लगाना पड़ गया। तो ये हमारा इसका इफ़ेक्ट है। अब इस बात को हमने समझना है स्टूडेंट कि हमारा काज था कि स्पीकर जो था वो इसको परिंदे के साथ अपनी हमदर्दी जताना चाहता था, उसके साथ इंटरएक्ट करना चाहता था, ये काज था। और उसका इफेक्ट क्या हुआ, अगर उसने ये काम किया रोटी का टुकड़ा पेश करने वाला, तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा। इफेक्ट ये पड़ा कि उसका रोटी का टुकड़े का पेश करने की वजह से वो जो परिंदा था वो उड़कर चला गया। ये हमारा इफेक्ट है। यानी कि काज कहते हैं सबब को, इफेक्ट कहते हैं तासर को। उसने काज अपना सबब दिखाया, अपना मकसद दिखाया कि उसने उसने चाहा कि वो रोटी का टुकड़ा पेश करे, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ। इफेक्ट ये हुआ कि उसकी इस पेशकश के नतीजे में परिंदा उड़कर चला गया। ये इफेक्ट होता है। इसके बाद स्टूडेंट ये बिल्कुल ही फजूल चीज़ें हैं, इनको हमने नहीं करना। तो ये बस आपने जस्ट ही एक मरतबा रीड करके आगे चले जाना है। एफ पोर्शन है स्टूडेंट, वो कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द एक्सप्लिसिट टेक्सचुअल एविडेंस फ्रॉम द पोएम दैट सपोर्ट्स ईच वन। वो कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट जो पढ़ी हैं नीचे दी, उनको पढ़ें और शनाख्त करें
द एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट होता है वाजे या साफ या दो टोक या खुला, टेक्सचुअल एविडेंस ऐसा सबूत जो हमें टेक्स्ट से मिलता हो, फ्रॉम द पोएम नज़म में से, दैट सपोर्ट्स ईच वन जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। द बर्ड्स एट एन एंजल वार्म रॉ, जो परिंदा था उसने एक कैचवे को कच्चा खा लिया, यानी कि कच्चा खा गया उस कैचवे को। टेक्सचुअल एविडेंस क्या है? ही बीट एन एंजल वार्म इन हॉल्स एंड एट द फेलो रॉ, ये हमें एक मिसरा हमने पोएम के अंदर पढ़ा है, तो ये उसका सबूत है, ये उसने जो बात की है ये उसका सबूत है। अब दूसरा पॉइंट है, द बर्ड्स आई अपीयर्ड फ्राइटेंड, जो परिंदे की आंखें थीं अपीयर्ड फ्राइटेंड, वो खौफजदा महसूस हो रही थी। अब हमें पोएम से इसका क्या सबूत मिलता है इस बात का? टेक्सचुअल एविडेंस क्या है? दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बर्ड्स आई थॉट, ये पूरी उसने लाइन लिख दी है जो हमने पोएम के अंदर एक मिसरे के अंदर पढ़ी थी, तो ये इसका टेक्सचुअल एविडेंस है, सबूत है। यानी कि ये दो लाइनें उसने कही हैं और उसका सबूत मांगा है, और ये जो हमने पूरा ही पोएम में से एक एक लाइन उठा के शायरा की लिख दी है कि शायरा ने ये बात कही, ये इसका सबूत है, ये इसका सबूत है, तो ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। जी पोर्शन स्टूडेंट, मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ही फजूल है, आप इसको छोड़ दें तो बहुत ही अच्छी बात है, हम इसको नहीं करने जा रहे हैं। आपने इसको जस्ट रीड कर देना है और फिर इसको स्किप कर देना है। आगे चलें। वोकेबलरी एंड ग्रामर है स्टूडेंट, ये हमारे दो छोटे छोटे डेनोटेटिव और कैनोटेटिव मीनिंग से मुतल्लिक एक क्वेश्चन है, और दूसरा भी पॉजिटिव कोनोटेशन और नेगेटिव कोनोटेशन के मुतल्लिक एक क्वेश्चन है। तो इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, तो थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैंने पहले भी आपको हम पहले इस बात के अंदर इस बात को समझ चुके हैं कि जो डेनोटेटिव मीनिंग्स होता है वो किसी भी लफ्ज़ का सादा, सिंपल और लुगत वाला मीनिंग्स होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लफ्ज़ बोलूं कि रोज़, रोज़ मैंने क्या होता है गुलाब, ये उसका डेनिटेटिव मीनिंग्स है। और जो कोनोटेटिव मीनिंग्स होता है ये उसका इस्ताराती, तशबीहाती या मुबालगे वाला मीनिंग्स होता है, यानी कि किसी चीज़ को जो बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया होता है, ये वो वाला मीनिंग्स होता है। अब रोज़ का डेनिटेटिव मीनिंग्स क्या था? गुलाब। और अगर उसी रोज़ का हम कोनोटेटिव मीनिंग्स देखें तो उसके अंदर खूबसूरती भी आ जाएगी गुलाब की, उसका नाजुकपन भी आ जाएगा, उसकी चाशनी, उसकी मोहब्बत, ये सारे मीनिंग्स उसके कोनोटेटिव मीनिंग्स हैं। यानी कि किसी चीज़ को जब बढ़ा चढ़ा के मुबालगा आराई करते हुए जो मीनिंग्स दिया जाता है वो कोनोटेटिव्स होता है, और जो उसका सिंपल और सादा लफ्ज़ का जो मीनिंग होता है लुगत वाला, उसको हम डेनिटेटिव मीनिंग्स कहते हैं। तो ये उसने 5-6 अल्फाज दिए हैं, वो कहता है कि जी मुझे इनके डेनोटेटिव्स और कोनोटेटिव्स मीनिंग्स बताएं। पहला लफ्ज है हमारा वेलवेट, वो कहते हैं इसके डेनोटेटिव मीनिंग्स क्या है? अ क्लोजली वोवन फैब्रिक ऑफ सिल्क, एक सिल्क का यानी कि रेशम का, फैब्रिक के रेशम का वोवन बुना हुआ एक कपड़ा जो होता है हम उसे वेलवेट कहते हैं। और इसका कोनोटेटिव मीनिंग्स ये है कि ये रिचनेस, लग्जरी और सॉफ्टनेस, यानी कि वो हमने पढ़ा है कि क्लोजली वोवन फैब्रिक ऑफ सिल्क, रेशमी कपड़ा है वो वेलवेट है, वो इसका डेनोटेटिव मीनिंग्स है। लेकिन उसके अंदर रिचनेस है। अब रिचनेस का वेलवेट के साथ क्या तल्लक है? तल्लक यही है कि ये जो वेलवेट होता है ये रिचनेस होता है, इसके अंदर अमीरानापन होता है, यानी कि आप इसको ये इस तरह समझें कि ये एक अच्छी टाइप का कपड़ा होता है, यानी कि दूसरे जो इसकी क्वालिटी के कपड़े हैं उनको ये compete कर रहा होता है और उनसे अच्छा होता है, इसलिए इसका मीनिंग कोनोटेटिव रिचनेस आया, लग्जरी है, और सॉफ्टनेस मुलायम पहन आया है, यानी कि उसके अंदर जो ये जो सारी खूबियाँ रखी हुई थी उनको एक्सप्लेन किया गया है कोनोटेटिव मीनिंग्स के अंदर। दूसरा हमारा लफ्ज़ है काशियस। काशियस का जो डेनोटेटिव मीनिंग्स है, सिंपल और सादा मीनिंग्स है, वो है केयरफुल टू इवोड, बचने के लिए एहतियात करना, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, इनका यानी कि ख्याल रखना। और इसका कोनोटेटिव मीनिंग्स है प्रूडेंस और विजिलेंस। ग्लैंस्ड है अगला वर्ड, टुक अ ब्रीफ और हरीड लुक, यानी कि एक ऐसी निगाह डालना, ग्लैंस्ड का मतलब होता है नज़र दौड़ाना, एक ऐसी निगाह डालना जो कि मुख्तसर सी हो और जल्दी से, यानी कि एक ही निगाह में देखना और जल्दी जल्दी देख के और दूसरी तरफ देखने लग जाना, यानी कि जैसे हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिनका मन्ना है
तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से चेहरे को देखकर दूसरी तरफ रुख फेर लेते हैं। तो ये वो वाली ग्लैंस है, यानी कि देखना भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी के अंदर, ये ग्लैंस होता है। और इसका जो कोनोटेटिव मीनिंग्स है ये है एजुलेंस, एजुएलनेस, एजुएलनेस, फ्लीटिंग और इंटरेस्ट। उसके बाद स्टीर्ड है, स्टीरेड, मूव्ड आर काज टू मूव स्लाइडली। ये स्टीरेड से मुराद है हरकत करना, मूव्ड आर काज टू मूव स्लाइडली या मामूली सी हरकत करने की वजह बनना या हरकत करना। कोनोटेटिव मीनिंग्स है अराउज्ड, इमोशंस आर सैनिटेशंस। उसके बाद ओर्स हैं चप्पू, लॉन्ग पोल्स विद फ्लैट ब्लेड्स, यानी कि लंबी लकड़ी जिसके एंड पर फ्लैट ब्लेड्स लगे हुए हैं, तख्ते लगे हुए हैं। इफार्ड, जर्नी, गाइडेंस, ये इसके कोनोटेटिव मीनिंग्स हैं। फ्लैशलेस, विदाउट मेकिंग अ स्प्लैश, यानी कि बगैर छींटा उड़ाए। क्वाइटनेस, क्वाइटनेस, स्टील्थ, स्मूथनेस, खामोशी, स्टील्थ, स्मूथनेस, ये इसके कोनोटेटिव मीनिंग्स के अंदर आ जाता है। ये थोड़ा सा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पढ़ा है, वो कहते हैं फिगुरेटिव लैंग्वेज इन दी पोइम, नज़म के अंदर फिगुरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, तो वो कौन कौन सी है, इसको थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आगे जाके इंग्लिश के अंदर प्रोफेशनलिज्म करनी है, प्रोफेशनल डिग्री करनी है, इंग्लिश को अपना प्रोफेशनल सब्जेक्ट बनाना है, तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा हमारे साथ इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं सिमिली, सिमिली क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में तशबीह भी कहते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक आर एज, यानी कि एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, जैसे कि लाइक का इस्तेमाल करते हुए या एज का, यानी लाइक और एज का इस्तेमाल करते हुए दो चीज़ों को कंपेयर करना सिमिली कहलाता है। मिस एग्जाम्पल फ्राम दी पोइम, नज़म से जो मिसाल दी गई है, दे लुकड लाइक फ्राइटेंड बीड्स आई थाट, दे लुकड वो दिखाई देते थे, लाइक फ्राइटेंड बीड्स खौफजदा मोतियों की तरह, आई थाट मैंने सोचा। तो इसके अंदर लाइक का यूज करके दो चीजों को कंपेयर किया गया है, यानी कि वो मोतियों की मानद दिखाई देते थे। क्या चीज? उस परिंदे की आंखें, जिसके अंदर वो हमने पढ़ा है ना कि मोतियों के अंदर सुराख होता है, तो वो कहता है कि शायरा कहती है कि जो परिंदे की आंखें हैं वो मुझे मोतियों की तरह, खौफजदा मोतियों की तरह दिखाई देती थी। उसने तशबीह दी है परिंदों की आंखों को मोतियों से, खौफजदा मोतियों से, यानी कि दो चीज़ों को कंपेयर किया है, किसका इस्तेमाल करते हुए? लाइक का। तो हम इसे कहेंगे सिमिली। इस टर्म को, दो चीज़ों को जो कंपेयर किया जाता है इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी ज़बान के अंदर इसको सिमिली कहा जाता है। अगली एक्सप्लेनेशन वो कहता है द पोएट कंपेयर्स हिज लोनलीनेस टू अ क्लाउड ड्रिफ्टिंग इन द स्काई एम्फसाइजिंग हिज सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड एमलेसनेस। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का स्टूडेंट मतलब होता है किसी बेजान चीज़ को जानदार चीज़ों वाली खुसूसियात देना, यानी कि अगर एक बेजान चीज़ है हम उसको जानदारों वाली खसूसियात दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? पर्सोनिफिकेशन। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं, डेफिनेशन देखें, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स आर आइडियाज, यानी कि एक ऐसी ज़बान जिसमें इंसानी खसूसियात दी जाती हैं जानवरों को, अशिया को या ख्यालात को, ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल फ्राम दी पोइम, ही स्टेड हिज वेलवेट हेड, उसने अपने मखमली सर को हिलाया। ही स्टेड हिज वेलवेट हेड, उसने अपने मखमली सर को हिलाया। इसके स्टूडेंट वो कहता है द बर्ड्स हेड इज डिस्क्राइब्ड एज वेलवेट, के परिंदे के सर को मखमली सर कहा गया है। गिविंग इट अ ह्यूमन लाइक सॉफ्टनेस एंड डेलिकेसी,
उसे इंसानों जैसी सॉफ्टनेस, मुलायम और डेलिकेसी, नज़ाकत दी गई है, which adds a sense of gentleness and tenderness to the bird's action, which adds a sense of gentleness, जो कि उसकी नरम मिजाजी, एंड टेंडरनेस टू द बार्ड्स एक्शन, और बार्ड्स की अमाल की टेंडरनेस को इस्तेमाल करता है। तो यानी कि हमें इसकी समझ आ गई कि सिमिली तशबीह देना होता है, पर्सोनिफिकेशन बेजान चीज़ों को जानदारों वाली खसूसियात देनी होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट इमेजरी कि ये क्या होता है, इसके मीनिंग तख़य्युल होता है, यानी कि आप अपने ज़हन के अंदर जो तसव्वुराती तख़य्युल अपना रहे हैं, बना रहे हैं किसी चीज़ के मुतालिक, तो उसे कहते हैं अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर इमेजरी। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंस एंड क्रिएट्स मेंटल इमेज, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं और अपने दिमाग के अंदर उसकी तस्वीर बनाते हैं, इसको कहते हैं इमेजरी। मिसाल के तौर पर जैसे हम पुराने ज़मानों के अंदर जिन्नों के और परियों के किस्से सुनते थे, तो हमारे ज़हन के अंदर वो परी और जिन की विजुअल्स आती थी, यानी कि तस्वीरें हमारे ज़हन के अंदर बन के आ जाती थी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ रावलपिंडी से कराची तक ट्रेन जाती है, तो आपके ज़हन के अंदर ट्रेन बन के आ जाती है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि रावलपिंडी से कराची तक नीले रंग की ट्रेन जाती है, तो आप उसी ट्रेन का रंग नीला करके अपने ज़हन के अंदर लेके आते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इमेजरी, यानी कि आपके ज़हन के अंदर एक तस्वीर बनती है उस चीज़ के मुतालिक। ट्रेन का आपने लफ्ज़ सुना, ट्रेन आपके ज़हन के अंदर आ गई कि इस तरह की वो लंबी सी एक चलने वाली गाड़ी होती है, मैंने उसको कहा नीले रंग की ट्रेन, तो उसी ट्रेन को आपने नीला कर दिया और वो आगे चल रही है आपके माइंड के अंदर। तो ये इमेजरी होता है जो आपके ज़हन के अंदर किसी लफ्ज़ का तख़य्युल बन रहा होता है, जब आप सुनते हैं तो उसको इमेजरी कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंस एंड क्रिएट्स मेंटल इमेज, एग्जांपल फ्रॉम द पोएम, ही बीट एन एंजल वर्म इन हाफ, उसने एक कैचवे को दरमियान से काटा और उसे खा गया, एंड एट द फेलो रॉ, और उसके कच्चा कच्चा खा गया। Explanation: This vivid visual imagery allows reader to picture the bird's actions clearly, illustrating the raw, unfiltered aspect of the nature. The vivid visual imagery allows कि जो वाज़े इमेजरी है, allows reader कारी को इजाज़त देती है to picture the bird's action clearly, जो अपने माइंड के अंदर परिंदे की पिक्चर को वाज़े तौर पर बनाए, इलस्ट्रेटिंग द रॉ, और उसे कच्चे तौर पर बयान करे, अनफिल्टर्ड एस्पेक्ट ऑफ नेचर, अनफिल्टर्ड एस्पेक्ट ऑफ नेचर, और फितरत के अनफिल्टर्ड जो पहलू हैं उनका सामने लेके आए, उनको सामने लेके आए। सिंबलिज्म है स्टूडेंट, वो कहता है a literary device which an object, person or situation represents something beyond its literal meanings। ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के, शख्स के या सूरत हाल की जो बियॉन्ड्स हैं उसको लिटरल मीनिंग से दूर रखा जाता है। एग्जांपल फ्रॉम द पोएम, द बर्ड्स फ्लाइट एट द एंड ऑफ द पोएम, एक्सप्लेनेशन, द बर्ड्स ग्रेसफुल अनडाउटफुल फ्लाइट सिंबलाइज फ्रीडम एट एंड द सीमलेस नेचर वर्ड कंट्रास्टिंग विद ह्यूमन वर्ड्स बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन, यानी कि ये किसी लफ्ज़ की ऐसी मीनिंग्स होती हैं जो उसके पहुँच से दूर होते हैं, लिटरल मीनिंग्स जो उसकी आम मीनिंग्स हैं उससे थोड़ा दूर होती हैं, उनको ये बयान करती है या उनकी रिप्रेजेंट्स करती है, यानी कि ऐसी चीज़ जो उसके ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है, समथिंग बियॉन्ड लिटरल मीनिंग, जो उसके आम मीनिंग से भी दूर। उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो है वो कहता है यूफेमिज्म एंड एक्सामोरान, इनके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है वो क्या चीज़ें होती हैं। यूफेमिज्म से मुराद होता है नरम इजहार करना, और एक्सीमोरान से मुराद होता है तजाद मुआनी। अब इससे हमें क्या साफ तौर पर समझ आ रहा है, यूफेमिज्म से मुराद ऐसा लफ्ज़, यानी कि कोई साख्ता लफ्ज़ की बजाय हम ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो कि हमारे सुनने के काबिल हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि किसी शख्स की डेथ हो गई है, मर गया, तो ये एक सख्त वर्ड है, उसके लिए आप नरम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि वो अपने खाले के हकीकी से जा मिला है फ़लाँ शख्स, तो ये एक नरम लफ्ज़ है, यानी कि ये उसकी जो सख्ती है, स्ट्रिक्टनेस है, उसको कम कर रहा है। आज यूफेमिज्म इज़ अ mild or indirect word or expression substituted for one considered to be too harsh or blunt when referring to something unpleasant or embarrassing.
एग्जाम्पल इन जनरल लिटरेचर वो कहता है पास्ट अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, आप मरने की जगह, डाइड की जगह पास्ट अवे का लफ्ज यूज़ करें। लेट गो इंस्टेड ऑफ फायर्ड, यानी किसी को फायर करने से मुराद की जगह आप कहें कि आप लेट गो का वर्ड यूज़ करके उसको निकाल दें। फायर का लफ्ज सख्त है तो इसका इस्तेमाल ना करें। सीनियर सिटीज़न इंस्टेड ऑफ ओल्ड पर्सन, ओल्ड पर्सन बोलने की बजाय किसी की हौसला अफजाई को कम करने की बजाय आप कहें कि ये हमारे मुआशरे का सीनियर सिटीज़न है, तो ये उसकी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो इसे कहते हैं यूफेमिज़म, यानी कि सख्त लफ्ज़ों की जगह नरम लफ्ज़ यूज़ करें ताकि दूसरों के ऊपर नागवार ना गुजरे। तो ये जो टर्म कहलाती है इंग्लिश के अंदर, इसको कहते हैं यूफेमिज़म। उसके बाद है यूजिंग एंड इफेक्ट। पर्पज यूफेमिज्म आर यूज्ड टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ अनप्लेजेंट इंफॉर्मेशन आर टू इवोड ऑफेंडिंग आर अपसेटिंग द ऑडियंस, यानी कि जो आपके सामने ऑडियंस बैठी हैं, जो जो शख्स आपके सामने खड़ा है, उसकी नाखुशगवारी को कम करने के लिए आप नरम लफ्ज़ इस्तेमाल करें ताकि अगले वाले के, सुनने वाले के ऊपर नागवार ना गुजरें। तो इफेक्ट क्या है, दे मेक कम्युनिकेशन मोर पोलाइट एंड कैन हेल्प टू मिटिगेट इमोशनल रेस्पॉन्स, और यानी कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और जो उनका तासुर है उसको पोलाइट करते हैं, कम करते हैं, शिद्दत को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाले के ऊपर ज़्यादा नागवार ना गुजरे। Oxymoron, an oxymoron is a figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction. ये कहता है कि एग्जामोरान एक ऐसी इंग्लिश के अंदर यूज़ होने वाली टर्म है जिसके दरमियान में एक कंजंक्शन वर्ड यूज़ होता है और इसकी जो मीनिंग्स होती हैं एक दूसरे के उलट होते हैं। एग्जाम्पल वो देता है जनरल लिटरेचर से, वो कहता है बिटर स्वीट। अब बिटर से क्या मुराद होता है, कड़वी, स्वीट मिठाई। अब कड़वी मिठाई तो नहीं होती, मिठाई तो मीठी होती है, लेकिन ऐसी टर्म जिसके अंदर हम ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं जो एक दूसरे के एंटी हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। फिर वो कह रहे हैं डिफीनिंग साइलेंस, ऐसी खामोशी, कानों को फाड़ देने वाली खामोशी। अब कानों को फाड़ देने वाली खामोशी से क्या मुराद है, इनकी बिल्कुल ही खामोश होना। तो ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये भी ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। इसके बाद वो कहते हैं जम्बू श्रिम्प, बहुत बड़ा झींगा, ये भी एक दूसरे के एंटी वर्ड हैं। तो ये इसके जो टर्म है इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। पर्पज इसका क्या है, ऑक्सीमोरॉन आर यूज्ड टू क्रिएट ड्रामेटिक फैक्ट्स, हाईलाइट कम्प्लेक्सिटीज आर कन्वे डीपर मीनिंग थ्रू कंट्रास्ट a certain concept or situation or contrast। इसका इफेक्ट है, they provoke thought and can emphasize the multifaceted nature of certain concepts or situation। ये हमारे यूफेमिज्म और एक्सिमोरॉन की टर्म हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद स्टूडेंट हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं जो कि एमसीक्यूज का है। जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एक्सिमोरॉन, यूफेमिज्म, सिम्बोलिज्म, सिमिली क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, उससे मुतल्लिक वो हमसे कोई एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछने जा रहा है, तो अब हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। ई पोर्शन है स्टूडेंट हमारा, वो कहता है रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम एमिली डिकिंसन पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड इन ईच। ए पोर्शन है, वो कहता है ही बीट एन एंजल वार्म इन हार्ब्स, उसने एक कैंचो के दो टुकड़ों से काटा। एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर्स, और उसने अपने परों को अनरोल्ड किया। सी पोर्शन है, देन ओर्स डिवाइड द ओशन, फिर चप्पुओं ने समंदर को डिवाइड किया। ही स्टीड हिज वेलवेट हेड, उसने अपना मखमली सर हिलाया। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट देन ओर्स डिवाइड द ओशन, सी पोर्शन हमारा राइट ऑप्शन है। इसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद नंबर 2 है द फ्रेज स्टेड हिज वेलवेट हेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो फ्रेज है स्टेड हिज वेलवेट हेड, ये किसकी मिसाल है, यूफेमिज्म, ऑक्सीमोरॉन, सिमिली या मेटाफोर। तो ये हमारा राइट ऑप्शन जो है मेटाफोर है। इसके अंदर हमें इस्तिआरे की इस्तेमाल, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार दिया गया है। मानद से मुराद है कि डायरेक्ट ही किसी चीज़ को दूसरी चीज़ कह देना। मिसाल के तौर पर इस्तिआरा ये होता है कि एक माँ अपने बेटे से कहती है कि मेरा चांद आ गया। तो अब मेरा चांद आ गया से मुराद क्या है कि उसने अपने बेटे के लिए चांद का वर्ड यूज़ किया है। तो ये इस्तारा है, यानी कि बेटे को चांद कह देना, चांद की मानित नहीं, बिल्कुल वो लफ्ज़ ही बोल देना जिसका वो अपने माइंड के अंदर तखय्युर रखती है। यानी कि मेरा चांद आ गया है,
तो ये होता है मेटाफोर इस्तारा। तो यहाँ पर उसने उसके सर था, परिंदे के सर, उसको वेलवेट हेड कहा है, मखमली सर, तो ये भी इस्तारा है। नंबर 3, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द बर्ड्स किलिंग ऑफ द वर्म इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन सिमिली यूफिज्म हाइपरबोल। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ऑक्सीमोरॉन है। Number 4, which of the following best represents an oxymoron even if not explicitly used in the poem? Which of the following best represent an oxymoron? इनमें से कौन से oxymoron के लिए बेस्ट हैं? Even if not explicitly used in the poem, यहाँ तक कि वो वाज़ तौर पर पोएम के अंदर भी इस्तेमाल नहीं हुए। He glanced with rapid eyes, उसने तेज आंखों के साथ नजर दौड़ाई। That hurried all abroad, they looked like frightened beads. The grass divided as with the calm, a bird came down the walk. तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड birds। ये है इस एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन। नंबर 5 है विच पोएटिक डिवाइस इज मोस्टली क्लियरली यूज्ड इन द लाइन दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड birds? ऑक्सीमोरॉन, यूफेमिज्म, मेटाफोर या सिमिली? तो ये हमारा है दे लुक लाइक फ्राइटेंड birds। सिमिली एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार देना। नंबर 6, a beat and angel verb in harps, what type of imagery is used in this line? Visual imagery, auditory imagery, tactile imagery, olfactory imagery? ये जो हमारा राइट ऑप्शन है विजुअल इमेजरी है, 6 का ए पोर्शन। नंबर 7 है बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नोन लीप फ्लैशलेस एज दे स्विम, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर? पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, एलिट्रेशन, मेटाफोर? तो ये 7 का जो है हमारा है सिमिली है। नंबर 8, एंड देन होप्ड साइडवाइज टू द वॉल, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी इज यूज्ड हियर? टैक्टाइल इमेजरी, गैस्टेटरी इमेजरी, एडाटरी इमेजरी या विजुअल इमेजरी? तो ये हमारी विजुअल है, बसाराती, जिसे हम देख सकते हैं वो वाली इमेजरी। कंपाउंड प्रीपोजिशन, वो कहता है a compound preposition also called a complex or double preposition is found by prefixes a simple preposition with another word such as in be, under, with, etc. It acts as a single unit and is usually one word, not a phrase. It functions as a preposition and shows a relationship between a noun, pronoun and other word in the sentence such as direction, time, place, cause or manner. Structure compound preposition are usually found by प्रीफिक्स, एडवर्ब प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अच्छा स्टूडेंट, वो कह रहा है कि जो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि उसके अंदर एक प्रीफिक्स होता है या एडवर्ब होता है और दूसरा प्रीपोजिशन होता है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो इनको देखते हैं। वो कहता है द चिल्ड्रन रेन इन टू द रूम, ये इसकी एग्जाम्पल है। तो इन और टू को मिलाकर कंपाउंड प्रीपोजिशन बुलाए। इन प्रीफिक्स है, टू प्रीपोजिशन है और इन टू इसको बना दिया गया है, तो ये हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गया। उसके बाद ऑन टू, द कैट लेफ्ट ऑन टू द विंडोज व्हील। ऑन टू को, ऑन और टू को मिला के कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाए। विद इन, विद और इन को मिला के कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाए। All tasks must be completed within the deadline. With or out. Without, he went to the event without any preposition. Be or side. Beside, she sat beside her best friend during the seminar. Underneath. Underneath, the missing files were found underneath a stack of old newspaper. Beneath, the treasure was hidden beneath the old oak tree. Behind, the attacker was hiding behind the curtain. F portion हमारा स्टूडेंट, read each sentence carefully and choose the correct answer that identifies or correctly uses or compound preposition. Which of the following is a compound preposition? On, by, into, add. वो कहता है which of the following is a compound। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा ये है कि compound preposition एक प्रीफिक्स और एक प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है। तो यहाँ ऑन तो एक है, बाय भी एक, इन टू, तो हमारा राइट ऑप्शन है इन टू, ये हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो उसके बाद नंबर 2 है चूज सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस अ कंपाउंड प्रीपोजिशन। शी लिव्स एट द हाउस, ही स्टूड बाय द रोड,
द चाइल्ड जंप्ड ऑन टू द बेड। ऑन टू हमारा राइट ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने टिक करना है। दे वॉक्ड ओवर द हिल। नंबर 3 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड प्रीपोजिशन विद इन दिस सेंटेंस, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क विद इन 2 days, आउटसाइड द लिमिट, उसके बाद है इन बिटवीन, बियॉन्ड द लिमिट, और उसके बाद है इनसाइड अ टाइम लिमिट। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है इनसाइड अ टाइम लिमिट। नंबर 4 है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स टू कंपाउंड प्रीपोजिशन, शीरीन इनटू द हाउस एंड सैट बिसाइड हर बिरादर। यही हमारा राइट ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर इन टू भी यूज हुआ है और बिसाइड भी यूज हुआ है। दे अराइव लेट एंड लेफ्ट क्वाइटली, द लेटर वाज रिटन बाय हैंड, ही स्टूड नियर द डोर एंड लुक्ड अराउंड। तो हमारा जो ए पोर्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो उसके बाद नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड प्रीपोजिशन, विदाउट, बिसाइड, ड्यूरिंग या इनटू। तो ये जो ड्यूरिंग पड़ा है ये एक ही लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ों से मिलकर नहीं बना, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है क्योंकि बाकी तीनों कंपाउंड प्रीपोजिशन पड़े हैं। उसके बाद स्टूडेंट पढ़ा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसको हम स्किप करने जा रहे हैं, इसको आपने खुद ही रीड कर लेना है और समझ लेना है क्योंकि वीडियोस 1 घंटे तक चली गई है तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। जी पोर्शन है स्टूडेंट वो कहता है रीड ईच सेंटेंस अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेज देन राइट वेदर इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव इज आर एन एडवर्ब फ्रेज। वो कहता है आपने बताना है कि ये जहाँ जो फ्रेज यूज हुआ है कौन सा यूज है। द कुकीज इन द जार आर डिलीशियस, तो ये एडजेक्टिव है इन द जार। शी स्पोक विद कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ये एडजेक्टिव है। दे ड्रोव थ्रू द सिटी एट नाइट, ये एडजेक्टिव है जिनके नीचे लाइन लगी हुई है। The dog behind the fence barked loudly. Behind the fence ये adjective है। He left before sunrise to catch the train. Before sunrise ये adjective है। The flowers by the window are blooming. By the window ये adjective है। उसके बाद H portion है use the given prepositional phrase to create your own sentence during the meeting. ड्यूरिंग द मीटिंग एवरीवन शेयर देयर आइडियाज ओपनली, इसको हमने कंप्लीट सेंटेंस बना लिया है। बिसाइड द कोच अ स्मॉल टेबल हेल्ड अ लैम्प एंड सम बुक्स, विदाउट अ डाउट शी इज द विदाउट अ डाउट शी इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। नंबर 4 है बिफोर द कंसर्ट वी प्रैक्टिस्ड आवर सॉन्ग्स मैनी टाइम्स नियर द रिवर, चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली ओवर द हिल, द सन वाज सेटिंग ब्यूटीफुली। ओवर द हिल द सन वाज सेटिंग ब्यूटीफुली। स्टूडेंट ये हमारा जी पोर्शन हो गया। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन है, ये सब आपने ओरल रीडिंग करनी है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लेना है, समझ लेना है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ चाहता है जिसके अंदर हमने इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हल करने की कोशिश की है। इसके बाद हमारा तीसरा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन का बटन दबा देना है ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।